जितनी भी मूल्यवान चीज़ें हैं, जितनी भी वैल्यूबल चीज़ें हैं, वो बिना वजह के होती हैं, उनकी कोई ख़ास वजह नहीं होती। अब कभी जैसे अगर कोई फूलों का इंटरव्यू ले जाके कि एक रोज़ है, उससे पूछे ये इस गमले में लगा हुआ है, इतना सुंदर खिल रहा है, भैया तुझे क्या प्रॉब्लम क्या है, मतलब तू इतना सुंदर क्यों है? अब वो डिप्रेशन में आ जाएगा फूल कहेगा यार ये मेरी नेचर है खिलना। वो बोले तो खुशबू भी छोड़े जा रहा है, इससे तेरा क्या लेना देना है, इसका तेरे को मतलब इस तेरा अपना स्वार्थ क्या है इसमें? और बाद में शाम को 2 दिन बाद वो खिलेगा और फिर उसके बाद झड़ भी जाएगा और उसका जीवन पूरा भी हो गया, उसका कोई देयर फोर नहीं है। उस बेचारे ने कोई उसकी सूची नहीं बना के रखी, उसने कुछ भी उसका वो नहीं बना के रखा कि जिससे कुछ होता हो। तो ये पर आदमी है, वो उसे हर चीज़ का एक मतलब चाहिए, उसे हर चीज़ का कोई अर्थ चाहिए, हर बात में से उसे कुछ खोजना है। और ये बहुत बड़ी समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर हम ऐसा जी सकें जैसा हमें ईश्वर ने दिया है, जो जैसा जीवन जिया है। तो गुरुजी बाइबल में जो लिखा था जेनेसिस में, जब गार्डन ऑफ ईडन में जी थे, जी, जब वो ट्री ऑफ लाइफ में से वो खाए थे ना, जो भी हाँ वो एप्पल, एप्पल जो हाँ था, हाँ जब से ये सब जिए, तो उससे पहले तो हम सब ऐसे ही थे ना, हाँ माइंडलेसनेस। हाँ। नहीं एक्चुअली क्या हुआ, हमारा जो जीवन का विकास क्रम शुरू हुआ, हम सबसे पहले अमीबा पैरामीशियम की तरह दुनिया में थे, एक कोशीय जीव थे, स्त्री भी हम थे, पुरुष भी हम थे। हजारों साल की यात्रा के बाद जैसे अमीबा पैरामीशियम एक कोशीय जीव बोलते हैं, जो सिंगल जेंडर होता है, नर मादा एक ही में होते हैं। कहानी बाइबल में भी यही आती है कि बाईं पसली से स्त्री का निर्माण हुआ और दाईं पसली से पुरुष का निर्माण हुआ, जो ओल्ड टेस्टामेंट की पूरी एक थ्योरी है, जो अपने बाइबल के जिक्र किया उसी के बारे में बता रहा हूँ। तो शुरू से समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा जो मैं बता रहा हूँ। तो क्या हुआ कि जब वो एक कोशीय जीव था, वो टूट करके 2 हिस्सों में हो गया, और वो जो दूसरा द अदर हाफ है, वो अदर हाफ की जर्नी ही पूरी लाइफ की जर्नी है। और वो जो अदर हाफ है, जब आप वृक्ष थे, हमारे जीवन की यात्रा तो बहुत तरह से शुरू हुई ना। जब आप वृक्ष थे तो वृक्षों में खोजते हैं, जब आप जल थे तो जल में खोजते हैं, जब आप प्रकृति थे तो प्रकृति में खोजते हैं, जब आप तितली थे तो तितली में खोजते हैं, अंतिम योनि गाय है। तो ये जो प्रकृति को देखकर आपको अच्छा लगता है, क्या है अच्छा इसमें? ये वो है जो अदर हाफ है, जो कभी छूट गया था। अब फिर इसमें स्त्री और पुरुष का संसर्ग आता है। अब वो जो पुरुष जिसका आधा हिस्सा टूट करके औरत बन गया, या वो औरत जिसका आधा हिस्सा टूट करके पुरुष बन गया, अब उसको हमारे खोजते रहना, ये पूरी प्रेम की यात्रा है, पूरी वासनाओं की पूरी जर्नी है ये। और उसमें हम हर स्त्री और पुरुष में उस अपने आधे हिस्से को खोजते घूम रहे हैं, और वो आधा हिस्सा कभी भी नहीं मिलता है हमें, बहुत बार नहीं मिलता, क्योंकि वो टूट के कहाँ लगा हुआ है ये अपने को पता नहीं है। लेकिन वो हमारा अदर हाफ, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं है, और वो कहाँ है वो बहुत बार मिल नहीं पाता। 99.9% वो मिल नहीं पाता, और वो ना मिलने का ही सारा रंज और दुख है। वो मिल जाए तो फिर समस्या खत्म हो जाए। ये इसलिए हम हर आदमी के किसी से फिर प्रेम करते हैं, किसी से जुड़ते हैं, फिर लगता है नहीं इसमें कुछ कमी है। एक तो जो पा लेते हैं, जो मिल जाता है, उसमें वैसी कमी दिखने लगती है, और फिर दूसरे को खोजते हैं, फिर लगता है नहीं ये भी समथिंग इज रॉन्ग, ये कुछ यहाँ भी कुछ कमी है, फिर कुछ और खोजते तो वहाँ भी कुछ कमी है। तो ये जो कमियाँ हम खोजते हैं, वो कमी तो एक्चुअली हमारे अपने अंदर ही है ना, कि आधा हिस्सा हमारा खोया हुआ है, तो हम तो आधे हैं। जब हम अधूरे हैं तो पूर्णता प्राप्त कहाँ से होगी? हमें प्रकृति के वर्तुल ने खुद ही आधा बना दिया। अब उस आधे के साथ रहकर अगर आप सुखी रहने लगे तो आप सुखी हो जाएंगे, और अगर आप उसको खोजते ही रह जाएंगे तो पूरा जीवन निकल जाएगा, आप खोजते रह जाएंगे। जब जो बात आपने कही कि वो एडम और ईव की जो कहानी है, या हमारे जो मिडिल ईस्ट है वो आदम हवा बोलते हैं, हमारे शिव पार्वती इस तरह से चलता है। वो जो सेब खाया या जो पूरी एक सिस्टम बना, अब उसको खाने के लिए मनाही थी। ये मनाही प्रतीकात्मक है असल में। ये प्रतीकात्मक ये है कि आप जो चीज़ें वर्जित हैं, जो चीज़ें एग्जेम्प्टेड हैं, वो तो आपके जीवन में ग्रहण करने योग्य हैं, और जो चीज़ें नॉन एग्जेप्टेड हैं उनको नहीं करना है। फिर अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी जो वर्जित हैं उनको अपने जीवन से दूर रखो, और जो स्वीकार्य हैं उनको अपने जीवन में स्वीकार करो। लेकिन इसका हम न्याय, इसका हम व्यवस्था कर नहीं पाते हैं, इसका हम ज्ञान ले नहीं पाते हैं, इसको हम सोच और समझ और देख नहीं पाते हैं। हमें यही नहीं पता चलता कि क्या तो वर्जित है और क्या स्वीकार्य है। कभी कभी हम वर्जित चीज़ों को तो स्वीकार कर लेते हैं और स्वीकार्य चीज़ों की वर्जना लेकर चलते हैं। इसकी जो यात्रा है वो पूरे जीवन का ज्ञान, और उस चीज़ों से ये चीज़ें विकसित होती हैं। तो हम
जो पहले हम प्रकृति के साथ थे तो हम कम डिप्रेस्ड थे, हम कम समस्या में थे, हम कम परेशानी में थे। जब से हमने इस चीज़ को ओढ़ लिया कि सब कुछ हम करने वाले हैं, सारी चीज़ें हम पैदा कर रहे हैं, और हमने आर्टिफिशियल जीवन को ही अपना नेचुरल जीवन मान लिया, तभी से तो हमें समस्या आनी शुरू हो गई। वरना समस्या, और अभी देखिए साउथ अफ्रीका में, क्योंकि मैंने तो पूरा वो कबीले और सब में यात्राएं की है, मैं वहाँ रहा हूँ। डरबन से आगे जाकर के जो गांव हैं और आपका जोहान्सबर्ग के जो रिमोट एरियाज हैं, तो वहाँ अभी भी वो लोग बहुत नेचुरल व्यवस्थाओं में रहते हैं। पूरा जीवन उनका नेचर के साथ जुड़ा हुआ है। वो चांदनी रात में, तो फुल मून था जब मैं वहाँ पहुँचा, वो उन्होंने सबने शाम को इकट्ठे हुए, अपने कुछ उनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई ऐसे प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। एक चिमटा है, एक थाली को जिसमें खाना खाया उसको धोकर के उल्टा कर लिया है, एक तसला ले लिया, एक कोई मिट्टी का बर्तन उठा के रख लिया, 2 पत्थर ले लिए, एक आदमी ने पत्थर ही बजा रहा है, एक आदमी लोहे के 2 टूटे हुए पीस है उनका टन। इतना बढ़िया म्यूजिक उन्होंने क्रिएट किया कि आप देखते चकित रह जाएंगे। हम तो सबसे पहले ये एक्सक्यूजेस खोजेंगे कि हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मिले, पहले गिटार लाइए, पहले ढोलक लाइए, तबला फलाना ढिमकाना, एक भी जिनको हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं उसमें एक भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था, और उसमें म्यूजिक की कोई कमी नहीं थी जो उन्होंने किया। कुछ नहीं तो मुंह से आवाज़ें निकाल रहे हैं। एक कोई पुराना इतना बड़ा जैसे ये हमारा लौकी होता है, ऐसा लेके उस पर से हाथ की थाप दे रहे हैं, उसमें डम डम की आवाज़ आ रही है। वो इतना बढ़िया उन्होंने गाना गाया, 2 घंटे वो नाचे, उन्होंने सब किया। इतनी देर में कुछ लोगों ने चाचा के बीच में खाना पका रहे हैं, सबने बैठ के अपना दाल भात जो भी खाना था खाया और मस्ती के साथ सोए। उनको अगर आप ये कहें कि डिप्रेशन, तो वो पहले पूछेंगे कि डिप्रेशन क्या, ये क्या चीज़ होती है, मतलब और किसकी जरूरत क्या है आदमी को। कोई डिप्रेशन नहीं है। आपको जान के और भी अचंभा होगा कि बहुत कम वस्त्रों के साथ उनका जीवन यापन होता है। वो लगभग नेचुरल अवस्था सी में ही है, बस बहुत कम कपड़े उन्होंने अपने जीवन में पहने हुए होते हैं, और वहाँ कोई काम की विकृति नहीं है। ये जान के आपको और आश्चर्य होगा, किसी भी प्रकार के काम की विकृति नहीं है। रेप का केस पिछले 50 साल में एक भी नहीं हुआ है। छेड़खानी और बाकी बातें तो भूल जाइए आप। अगर कोई उनसे कहे कि किसी ने किसी स्त्री को छेड़ा, तो वो अचंभित होते हैं। वो छेड़ा क्यों, ये क्या बात छेड़ने की, छेड़ना क्यों है, क्या है। तो वो जीवन की इतने वो नेचुरल व्यवस्था में जीवन की नेचर के साथ इतने लंबे, इतना घुल मिल गए हैं कि ऊपर से प्रक्षेपित नहीं किया जा रहा है। जबकि अभी जर्मनी में मैं था, तो वहाँ मैंने एक अखबार में पढ़ा कि कुछ लोगों ने, एक एसोसिएशन ने एक डिमांड की है। उन्होंने एक डिमांड की है कि जो जानवर घूमते हैं इनको वस्त्र पहनाए जाएं, कि जो जानवर सड़कों पर घूम रहे हैं इनको कपड़े पहनाने चाहिए। इनको देख करके हमारे अंदर काम वासना विकसित होती है। अब सोच सकते हैं आप, जानवर कितना हंसते होंगे ये खबर पढ़ करके, अगर वो पढ़ सकते हो कि कितना गया बीता है इंसान। तो हमने इतना आर्टिफिशियल अपना जीवन को बना लिया है, इतनी चीजें अपने ऊपर थोप ली हैं, वो सारी विषाद का कारण है, दुख का कारण है, परेशानी का कारण है। अगर हम उससे बच जाएं, इतने सारे ये कोरोना काल में कितने लोगों ने सुसाइड किया। गांव के एक भी किसान ने सुसाइड नहीं किया, देहाती आदमी ने, मजदूर ने, जो नेचर के साथ रह रहा है, और उसने आपसे कोई शिकायत भी नहीं की। एक भी गांव के देहाती आदमी ने ऐसे दुखड़े, ऐसे रोने नहीं रोए जैसे शहरों वाले रो रहे हैं कि काम खत्म हो गया, बिजनेस खत्म हो गया, अब हम क्या खाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे। और जिस बेचारे की 2 टपरी पड़ी है, एक फूस का छप्पर लगा हुआ है और आराम से 2 डंडा लगाकर चूल्हे पर रोटी बना रहा है, वो आनंद में है, और शाम को अपना गाना गा रहा है और खाना खा रहा है और मस्ती कर रहा है। तो मतलब हमने कुछ गलत चीज़ों को जीवन में ठीक माना और कुछ ठीक चीज़ों को गलत मान लिया है, जिसका सुख से कोई वास्ता नहीं है, इसका हमारे जीवन के हैप्पीनेस से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूँ कि किसी भी गाँव के देहात के आदमी को अब डिप्रेशन की दवाई लेते हुए नहीं मिलेगा आपको। किसी डॉक्टर के पास, किसी साइकेट्रिस्ट, किसी ऐसे मनोचिकित्सक के पास जाता हुआ नहीं मिलेगा गांव का आदमी, गांव की औरत, कि जो कोई बेचारी मजदूरी का काम कर रही थी और वो जाकर के, ये सब पढ़ाई लिखाई क्या है, पढ़ना लिखना, हम साक्षर हैं एक्चुअली, शिक्षित नहीं है। हमने अक्षर ज्ञान तो ले लिया है, हमने ऊपर का तो अक्षर ज्ञान ले लिया है, लेकिन हम शिक्षा के मूल्य को तो समझ ही नहीं पाए। और ये शिक्षा क्या है, ये शिक्षा तो एक प्रोग्रामिंग है, एक कंडीशनिंग है, ये गलत भी हो सकती है। मतलब इसमें सबसे बड़ी तो जो शिक्षा में सबसे बड़ा दोष है वो तो ये है कि ये अहंकार को विकसित करती है, ये हमारी ईगो को बढ़ा रही है, हमें एक ऐसी प्रतिस्पर्धा, एक ऐसी कंपटीशन में डालती है जिससे हमें एनी हाउ जैसे मर्जी ये सिखाया जाता है कि दूसरे से आगे बढ़ना है। नंबर की दौड़, और क्या है, तुम्हारे 99 मेरे 97, डिप्रेशन शुरू हो गया। तुम्हारे 65 मेरे 53, डिप्रेशन शुरू हो गया।
53। और आप देखेंगे अगर आप दुनिया में जितने भी महान लोगों की गिनती करें, बहुत कम पढ़े लिखे हैं। जीसस क्राइस्ट तो एकदम अनपढ़ थे, एक भी अक्षर ज्ञान नहीं था। मोहम्मद साहब चौथी दर्जा पास। महर्षि दयानंद सरस्वती जिन्होंने समाज बनाया 5वीं कक्षा के बाद कभी गए ही नहीं कहीं। जितने राम कृष्ण बुद्ध महावीर सबको छोटा सा ज्ञान बस उनके घर से मिला, उसके बाद गुरुकुलों में और विद्यालयों में बाकी जीवन की शिक्षा को प्राप्त किया और पूरे जीवन को उन्होंने आलोकित किया। साइंटिस्ट में मैंने आपसे बता रहा था, ये आपका आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस अल्वा एडिसन तो चौथी क्लास के बाद बेचारा गया ही नहीं, क्योंकि उसका कान इतनी जोर से वो बैठा कि वो बहरा हो गया। मदर ने पढ़ाया उसको। तो ये किसी भी आप जो अभी जो बहुत बड़े भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर थे, स्टीफन हॉकिंस से बड़ा कोई साइंटिस्ट पिछले सदी में, मतलब बहुत बड़े साइंटिस्टों में वो भी एक थे। और पूरे जीवन वो कुर्सी पर बैठे रहे और आंख की पुतली के इशारे से उन्होंने सारे काम किए, इन्वेंशंस किए। वो शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता था। आप सोचिए हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारा तो सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं और कितने अच्छे से हम सारी चीज़ों को समझ रहे हैं और बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे समय ना खुश हैं। तो खुशी जो जहाँ हमने बात की कि कोई आदमी हम सोचते हैं कि वो ये मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे, कभी खुशी नहीं आएगी, क्योंकि उस मिलने में वो खुशी नहीं है। आप जैसे जहाँ जो भी हैं, जितने भी हैं, उतने में ही उतना हो जाना खुशी का रहस्य है। एक्सेप्ट सिचुएशंस एज दे आर, एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। आप जो लोग हैं जैसे हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार करें। अब हर एक शादी होती है, शादी में पति पत्नी साथ रहना शुरू करते हैं। अब पत्नी पति की कुछ आदतों को बदलना शुरू करती है। आप ये देर से सो के उठते हैं, बेचारा जल्दी उठने लगता है। आप ये तौलिया गीला बेड पर रखते हैं, वो तौलिया को बाथरूम में छोड़ना शुरू कर देता है। आप दोनों टाइम ब्रश नहीं करते हैं, दोनों टाइम ब्रश करना शुरू कर देता है। बहुत सारी चीज़ें। आप थोड़ा बहुत कुकिंग में हेल्प नहीं करते, वो कुकिंग में भी काम करने लगता है, सब कुछ करता रहता है। फिर 2 साल बाद पत्नी कहते हैं अब तो बिल्कुल ही बदल गए, आप तो आप में इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया? चेंज तो आपने किया ना आप रोजाना तो उसमें चेंज कर रहे थे, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, मगर आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप पहले जैसे नहीं रहे, पहले जैसे तो आपने रहने नहीं दिया उसको, तो आपने इतनी तब्दीली कर दी उसमें कि एक बेसन के हलवे को मूंग की दाल का हलवा बना दिया। अब कह रहे स्वाद नहीं आ रहा, स्वाद तो आएगा नहीं, क्योंकि तो बेसन के हलवे का स्वाद था। जिस पहले परिचय में आप एक स्त्री जिस पहले परिचय में किसी पुरुष से प्रभावित हुई थी, या एक पुरुष पहले परिचय में जिस स्त्री से प्रभावित हुआ था, वो तो वर्जिन स्टेज में थे, वो अपनी मौलिकता के साथ थे। अब उस मौलिकता में आपने अपनी आर्टिफिशियलनेस डाली, फिर अब आप पहले जैसे नहीं रहे, ये तो आपने बदल दिया ना। जबकि पसंद आपने पहले वाले को किया था, पसंद आपने उस बेसिक को किया था जो पहले दिन मिला था, वो अपने नेचुरल स्टेज में था, लेकिन आपने उसकी नेचुरल स्टेज को चेंज किया। अब कहते हैं आप बदल गए, बदला तो आपने है, ये बदलाव इस मतलब आपको भी स्वीकार नहीं है। तो हमें थोड़ा सा जो बाइफर्केशन है, थोड़ा सा जो फर्क है, थोड़ी सी जो अलग अलग नेचर में अलग अलग प्रकृतियां हैं, यानी कि विपरीत नेचर हैं, या कुछ तालमेल नहीं खाता है विचारों का, ये कई बार हमें सामंजस्य की तरफ ले जाता है। चेंज तो कांस्टेंट होता है ना, चेंज तो हर इंसान को वैसे भी समय के हिसाब से मैंने कॉमन बात नहीं बोली, कॉमन बात नहीं कि ज़्यादातर ऐसा होता है समाज में कि हम ऐसा करते हैं, पर चेंज अच्छा है, लेकिन कभी कभी विपरीत प्रकृतियों के साथ रहने से अधिक लगाव पैदा होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूँ कि दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे पेंटर हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, वो दोनों में झगड़ा होता रहता है। बोले ये तो फलाना ये इस ईरा को रिप्रेजेंट करता है, ये वाले में ये पेस्टल कलर नहीं, कि अगर वाटर कलर होता तो क्या बात थी, ये तो सिर्फ स्केच का सब्जेक्ट था, इसमें आपने ये कलर्स का यूज़ क्यों कर लिया? फिर वो कहते नहीं इसकी नाक थोड़ी टेढ़ी है, ये पेंटिंग आपको बनानी नहीं आती। अब वो लड़ रहे बेचारे सारे दिन। तो अच्छा ये है कि एक जो पति पत्नी है उनके व्यवसाय ही अलग अलग हो, एकदम बहुत अच्छे से एंजॉय, पता ही नहीं किसी को। डॉक्टर पत्नी है और पति बेचारा टीचर है, वो भी किसी और चीज़ का, केमिस्ट्री का, कोई लेना देना नहीं है। या ऐसे विपरीत, एक को खिलाड़ी है और उसकी जो बीवी है वो साइंटिस्ट है, वो अगर कुछ उल्टी खिलाड़ी की बात, खेल की बात बोल रहा है कि क्रिकेट में 11 नहीं 17 खिलाड़ी होते हैं, पत्नी कह रही है हाँ यू आर राइट, ठीक है, उसे पता ही नहीं है कि कितने होते हैं। झगड़ा तो वहाँ है जब पता है। बहुत अच्छे कुक अगर पति पत्नी दोनों हो जाएं तो उनमें भी झगड़ा होता रहेगा, बोले नमक इतना ही डलता है इसमें बेसन के चीले में, और ये मीठा, ये तुमने गुलाब जामुन बनाया क्या है, मीठा मीठा आ रहा है मुंह में, और अगर पता ही नहीं है तो आप उसमें एंजॉय करोगे, बोले जैसे ही बनता होगा, क्योंकि आपको बनाना नहीं आता है।